हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग बीटा स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी कर रहे थे और कल के लेक्चर में हम लोगों ने बीटा डीके पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ बीटा डीके कर लिए थे, बीटा रे स्पेक्ट्रा कर लिया था। और इस स्पेक्ट्रा में हम लोग एक क्वेश्चन बैठे थे कि वेयर इज मैक्सिमम एनर्जी कोज या वेयर इज दिस मिसिंग एनर्जी को। टू पार्टिकल डीके अगर इसको कंसिडर करते थे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकल रहे थे वो निकल रहे थे इस एवरेज एनर्जी की, और अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन निकलने चाहिए थे इस एनर्जी के। देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन दीज टू एंड वेयर द मिसिंग एनर्जी गोes. So this was a question left in our previous lecture and the answer is given by Pauli 1931 by neutrino hypothesis. इससे पहले आपको याद होगा जो हमने बेसिक रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट की थी वहाँ पे हमने ये नहीं बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा के साथ की कुछ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं, बट पोली ने 1930 में इंट्रोड्यूस किया कि एक और पार्टिकल एमिट होता है बीटा डीके में। इट इज़ नॉट अ टू बॉडी प्रोसेस, इट इज़ अ थ्री बॉडी प्रोसेस जिसको हम न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, और इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें सो सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि बीटा डीके प्रोसेस को इस तरह से टू बॉडी प्रोसेस, तो ZX से एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट, मास नंबर सेम, साथ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बट इस तरह से अगर बीटा डीके को कंसिडर करें तो ना ही इसमें एनर्जी की प्रॉब्लम थी। ओके, एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो रहा, साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी फॉलो नहीं हो रहा। देखें कैसे, एनर्जी का तो हम कर ही चुके हैं। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें सो लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि एमिटेड पार्टिकल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिएक्शन शुड रिमेन सेम। और अगर बिफोर रिएक्शन की बात करें पेरेंट न्यूक्लियस स्टेबल होता है, रेस्ट में है, तो उसका लीनियर मोमेंटम जीरो। आफ्टर रिएक्शन बात करें तो अगर ये टू बॉडी प्रोसेस होती तो जो ये इलेक्ट्रॉन आपका निकलता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियाई। रिकॉइल जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। उससे अगर डॉटर इस तरह जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अप साइड मूव करना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं था। नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करो सो एंगुलर मोमेंटम आपको याद होगा जब हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ की थी तो हमने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस की इक्वल है, और अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इवन है तो एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल रहेगा। ए की वैल्यू अगर ओड है तो एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटेग्रल रहेगा। और यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में आपके ए की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। ओके, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। इस रिएक्शन में यानी कि एक्स और इसका एंगुलर मोमेंटम सेम है, बट साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम होता है 1/2 h कट। सो सपोज कीजिए बिफोर दैट इसका साथ समथिंग इसकी वैल्यू थी से x h कट। आफ्टर क्योंकि ए की वैल्यू तो सेम रही है, इसको ए ना कह के से इसका एंगुलर मोमेंटम था n इंटू एच कट। नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है तो x और y का एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा, इट विल बी एन एच कट। ओके, एन एच कट। साथ ही साथ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसका हो जाएगा +1/2 h कट। सो बिफोर रिएक्शन इट इज एन एच कट, आफ्टर रिएक्शन इज एन एच कट +1/2। सो देयर इज सम मिस्ट्री यहाँ पे। अगर इंटेग्रल वैल्यू ना लेके हाफ इंटेग्रल रहे तो वो आफ्टर रिएक्शन इंटेग्रल हो रहा है, सो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? ये टू बॉडी प्रोसेस हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है और एनर्जी भी कंजर्व नहीं है। सो इस चीज़ को दूर करने के लिए पोली ने 1931 में एक हाइपोथेसिस दी थी जिसे कहते हैं न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। पोली ने सजेस्ट किया था कि बीटा डीके टू पार्टिकल डीके नहीं है बल्कि
3 पार्टिकल डिके है, जैसे ही बीटा पार्टिकल निकलता है साइमल्टेनियसली एक और पार्टिकल निकलता है जिसको पोली ने कहा था कि वो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो है। अब क्योंकि सबसे पहले बीटा नेगेटिव डिके था तो इसलिए बीटा नेगेटिव डिके के साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। पोली ने पोस्टुलेट किया था कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो है इसका चार्ज 0 है, क्योंकि ये पार्टिकल पोस्टुलेटेड था, मीन्स एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली नहीं डिस्कवर हुआ था। उसने चीज़ों को समझने के लिए बता दिया कि हाँ कहीं ना कहीं वो मिसिंग एनर्जी जा रही है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो क्यों ना हम इसको 2 की जगह 3 बॉडी डीके प्रोसेस देखें। और थर्ड पार्टिकल की प्रॉपर्टी उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कलेक्ट किए कि क्योंकि मास नंबर सेम रह रहा है और तो उसका मास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका कुछ ना कुछ मास होता तो डॉटर न्यूक्लियस का मास चेंज हो जाता। देखिए यहाँ पे मास नंबर सेम है, सो इट शुड नॉट हैव एनी मास। अब क्योंकि चार्ज पहले ही कंजर्व हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है चार्ज नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है डॉटर न्यूक्लियर का, इसका चार्ज भी नहीं होना चाहिए। विच थिंग विच इज नॉट कंजर्व इज एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी तो वो कुछ पार्टिकल कैरी कर लेगा बट उसका रेस्ट मास 0 है। ध्यान देना, ऐसे ही पार्टिकल होते हैं फोटोन जिनका रेस्ट मास 0 होता है बट वो एनर्जी कैरी करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। 1/2h कट का डिफरेंस आ रहा था, तो पॉली ने कहा कि इसका इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो अब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। सो न्यूट्रॉन जब एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन निकलती है तो साथ ही साथ एक और पार्टिकल निकलता है जो कि ये सब चीज़ें कंजर्व करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। और इसको मैं फिर से कह रही हूँ हाइपोथेसिस, इसीलिए हाइपोथेसिस कहा जाता है न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, क्योंकि जब ये दी गई थी तब कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था आपके पास कि ये जो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो है एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट करते हैं। उसने सिर्फ रिजल्ट पढ़े और उसको समझने के लिए, उसको थियोरेटिकली जस्टिफाई करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी थी, या फिर एक खुद से बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा पॉसिबल होगा। और बाद में, बहुत बाद में ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर भी हुई थी, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो सच में एग्जिस्ट करते हैं, बट क्योंकि इनकी इंटरेक्शन बहुत कम होती है तो इनको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दिस न्यूट्रिनो हैव 0 चार्ज, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी कंजर्व्ड है। 0 रेस्ट मास, मास भी कंजर्व है, और साथ ही तो मिसिंग एनर्जी के लिए तो हो गया कि मिसिंग एनर्जी ये कैरी कर देगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी होल्ड कर गया क्योंकि इसकी इंटीग्रल स्पिन है 1/2, हाफ इंटीग्रल स्पिन है। सो एंगुलर मोमेंटम वाला भी होल्ड कर गया और एनर्जी होल्ड कर गया, एंगुलर मोमेंटम होल्ड कर दिया। तो लीनियर कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए जो डॉटर न्यूक्लियर निकलता है। सपोज कीजिए यहाँ देखिए ये पेनेंट था, डीके हुआ, डॉटर न्यूक्लियर इस डायरेक्शन में गया। सो अगर बीटा पार्टिकल कभी इस डायरेक्शन में जाता है तो ये उसको काउंटर करने के लिए इस डायरेक्शन में निकल जाता है। सो ओवरऑल इनका सम देखेंगे इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन एक दूसरे को, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिसॉल्व किया। इस डायरेक्शन में सम, ये एक दोनों की एंटी है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कैंसिल हो जाएंगी एंड व्हाट यू फाइनली गेट इज इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ है बीटा और न्यूट्रिनो का या एंटी न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें, दिस इज योर डॉटर न्यूक्लियस। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है। सो तीनों चीज़ें कंजर्व होगी। तो पॉली ने जो पार्टिकल के बारे में बताया था उसकी 0 स्पिन, 0 चार्ज है, रेस्ट मास 0 है और हाफ इंट्रिंसिक स्पिन है, और उसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। दोनों एंटी पार्टिकल हैं, बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिटिव के साथ न्यूट्रिनो। ओके, सो समराइज किया गया है इससे, देखिए। सो चार्ज और न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो की बात करें रिमेन 0, रेस्ट मास 0 है, इंट्रिंसिक स्पिन की बात करें वो हाफ है। न्यूट्रिनो हैज़ वेरी वीक इंटरेक्शन विद मैटर, इसीलिए इट इज़ नॉन, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसका बहुत स्मॉल या 0 मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं, इसीलिए इसकी डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसकी अगर हम बात करें, न्यूट्रिनो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की तरह ही ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ डीके के टाइम पे फॉर्म होते हैं
ताकि आपका न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अटेन करे। सिमिलर इज द केस विथ योर न्यूट्रिनो, ये भी पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पिक्चर में इसीलिए आई ताकि हम बीटा का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाए। सो नेक्स्ट इज बीटा रे स्पेक्ट्रोग्राफ। मीन्स ये जो स्पेक्ट्रा था हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि बीटा का एनर्जी रेंज जो था कॉन्टिन्यूस था इस तरह का। सो किस तरह हम बीटा की एनर्जी रेंज मेजर करते हैं कि कितनी एनर्जी का बीटा पार्टिकल निकलेगा। सो दिस इज़ फॉर दैट बीटा रे स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको सबसे पहले इन प्रिंसिपल इट इज़ डेवलप्ड बाय रॉबिन्सन इंग्लैंड में। पिक्चर देखिए, ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है सर्कुलर शेप में। ये आपके पास सोर्स है बीटा पार्टिकल का, जो रेडियो एक्टिव सोर्स है। एक्चुअल में क्या करते हैं, एक फाइन वायर लेते हैं, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल डिपॉजिट करते हैं जो कि ये एमिट करता रहता है। ऐसे इज योर स्लिट, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इनको चैनलाइज करती है, डायरेक्शन लिमिट करती है ताकि रैंडम डायरेक्शन में ना निकले। लेड में रखा, ये लेड बेसिस है और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट है। लेड एक हैवी मटेरियल है जो रेडियो एक्टिव आयनाइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसीलिए रखा जाता है ताकि रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर आके मैटर के साथ या ह्यूमन टिश्यूज़ को या किसी भी प्लांट टिश्यू को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये ह्यूमन या प्लांट टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करके उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एस एंड डी, ये दोनों कॉलिमेशन के लिए लगा हुआ है। एस कॉलिमेटिंग स्लेटेड, डी भी फर्दर इनको रिस्ट्रिक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। ज़्यादा आता है तो ये इनको एब्जॉर्ब कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इनको चैनलाइज कर रहा है। साथ ही यहाँ पे जैसे हमने अल्फा पार्टिकल की डिटेक्शन की थी उसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। और अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है। ओके, सो दीज आर बीटा पार्टिकल्स। की अलग अलग इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन सबकी एनर्जी अलग अलग है। जिनकी रेडियस सेम होगी उनकी एनर्जी सेम रहती है। सो ये दो अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। नीचे लेड सोर्स है, उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट पी लगा रखी है, बहुत लंबी फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई है। ओके, एंड कभी कभी क्या करते हैं हम, पुराने ज़माने में तो फोटोग्राफिक प्लेट का यूज़ करते थे, आजकल आयनाइजेशन चैम्बर यूज़ होने लगे हैं कुछ बीटा रे स्पेक्ट्रोग्राफ में। आई होप क्लियर है कि बीटा पार्टिकल एमिट हुए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा था, उसने इनको सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर दिया और फर्दर हमने आगे प्लेट लगा रखी है फोटोग्राफिक प्लेट, जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल आ रहे हैं। अब ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाने का क्या फ़ायदा है, ये सेम एनर्जी के बीटा पार्टिकल को एक ही जगह पे चैनलाइज करता है। देखेंगे ऐसे। सो अगर हम वेलोसिटी, एनर्जी वेलोसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। सो वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, बीटा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा है, वो बीटा पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सर्कुलर पाथ लेने के लिए या सेमी सर्कुलर पाथ लेने के लिए। सो योर BeV इज सिंपली mv स्क्वायर ओवर r। BeV इज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है BQV साइन थीटा। ओके, एंड योर थीटा इज 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सो इट इज सिंपली BeV। क्योंकि बीटा पार्टिकल है उन पर चार्ज होता है E। सो BeV इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर ओवर। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कहाँ से मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा। सो वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहें दैट इज BER ओवर m। ओके, सो वेलोसिटी क्लियरली डिपेंड कर रही, मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, मास फॉर द टाइम बिंग कांस्टेंट है क्योंकि बीटा पार्टिकल ही निकल रहे हैं, ईज चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका क्या मतलब है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का। सो दैट मीन्स जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही बड़ी रेडियस का सर्कुलर पाथ होगा। तो हमें आइडिया मिल जाता है। और अगर हम ये बाकी पैरामीटर फिक्स रखें तो v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि r तो हम एक्सपेरिमेंटली रेडियस मेजर कर ही सकते हैं। सो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाती है, आपको वेलोसिटी का आइडिया मिल जाता है। सो यहाँ देख, तो इससे हमें पता चलता है। अब देखिए अलग अलग रेडियस के सेमी सर्कल्स आ रहे थे, जिसकी रेडियस जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी और उतनी ज़्यादा एनर्जी।
सो उन्होंने इस तरह जब अल्फा पार्टिकल के लिए फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी तो उन्हें कुछ नंबर ऑफ लाइन्स मिली थी क्योंकि उसका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। बट जब बीटा के लिए रखी तो ये लाइन्स के साथ साथ देखो ये लाइन्स तो आ रही हैं, साथ साथ बैकग्राउंड भी बहुत मिल रहा है। ये जो बैकग्राउंड मिल रहा है दिस इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, क्योंकि बहुत सारे बीटा पार्टिकल गिवन एनर्जी के ना होकर रेंज ऑफ एनर्जी होते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट की इमेज दिखाई गई है। अगर यहाँ पे हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाए तो फोटोग्राफिक प्लेट दिखाएं, आपको कुछ लाइंस मिल रही है, लाइंस मिल रही है यानी कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, उस एनर्जी के बहुत ज़्यादा बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। कुछ जगह खाली भी है, खाली होने का क्या मतलब है कि उस एनर्जी के पार्टिकल बहुत कम निकल रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा डेंस है दैट मीन्स उस एनर्जी के नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस वाज योर इमेज ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। अब अगर इसकी जगह आप आयनाइजेशन चैम्बर का यूज़ करो और उसमें एनर्जी का स्पेक्ट्रा निकालो, वो भी कुछ इसी तरह का ही एनर्जी का स्पेक्ट्रा होता है आपके पास। आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आयनाइजेशन अल्फा पार्टिकल जब किया था तो वो फर्दर इलेक्ट्रोमीटर से आयनाइजेशन चैम्बर आपका कनेक्ट होता है। यहाँ देखो आयनाइजेशन चैम्बर इलेक्ट्रोमीटर से कनेक्ट होता है। आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर बेसिकली एक इनर्ट गैस होती है, कैथोड है और एनोड है। जैसे ही कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन उस आयनाइजेशन चैम्बर में जाती है, नाम ही बता रहा है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करती है। वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन है एनोड पे जाएंगे, पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे जाएंगे, जैसे ही उन पे जाएंगे उस पर चार्ज कलेक्ट हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट होगा और वो इलेक्ट्रोमीटर नोट करता है। और फर्दर अगर आप वहाँ से भी देखें जो रेंज निकलती है एनर्जी की वो भी इसी तरह की ही है, बट उसमें थोड़ा निकालना या वो कह लो कि उसका प्रिसिशन थोड़ा ज़्यादा होता है। सो उसने भी यही जस्टिफाई किया कि जो बीटा स्पेक्ट्रा है दैट इज़ ऑफ कॉन्टिन्यूस नेचर, कॉन्टिन्यूस एनर्जी होती है बीटा पार्टिकल की। इस तरह हम बीटा पार्टिकल की एनर्जी मेज़र कर सकते हैं। दैट्स इट, आपका बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया है। आपने बीटा पार्टिकल की टाइप्स कर ली हैं, किस तरह उनकी एनर्जी निकालती हैं, और साथ ही साथ ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अभी हमने आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में थोड़ा सा बताया है आपके सिलेबस में। आयनाइजेशन चैम्बर या ये जो डिटेक्टर होते हैं कि किस तरह से आयनाइजिंग रेडिएशन इंटरेक्ट करती है, इसके बारे में हम जल्दी पढ़ेंगे यूनिट 3 में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।